Okay, students, am I Students, am I audible to you? Okay, am I clearly audible to you? Okay, okay. Sorry, I'm 2 minutes late. I apologize for that. Okay, so without wasting any time, let's start our lecture. Okay, okay. So today is our history lecture, right? Okay. So this is our second lecture of history, and okay. So it will be a second our second lecture. Okay. So let's start without wasting any time. Please let me know again that am I audible to you or not? And okay, yes. Thank you. ओके, स्क्रीन शेयर की गई, सबको दिख रही है? ओके ओके ओके, ठीक है. Okay, so let's start. So in this lecture, as always, we'll start with the taking a quick review of what we have studied in the previous lecture. Okay. हर बार की तरह हम क्या करेंगे कि पिछले लेक्चर में हम क्या देखा इसका एक क्विकली रिव्यू लेंगे. मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है, ठीक है? और इस बार जब आप जवाब देंगे तब आपको आपका नाम लिखना है, ठीक है? बिकॉज आई केम टू नो दैट many students who is present in this lecture are logged in with their parents name or something someone else names, right? आप किसी और के नाम से यहाँ पे लॉग इन हुए हो इस लेक्चर में, ठीक है? तो आपका जो यहाँ पे मुझे नाम दिख रहा है तो सभी का वही नाम नहीं है. ओके, तो जब भी आप आंसर दोगे यू हैव टू राइट योर नेम इफ योर नेम इज नॉट एज पर दी लॉग इन आईडी हियर. ओके, ये इंस्ट्रक्शन सबको समझ में आ गई? जिनका नाम जैसे अभी संकल्प का नाम यहाँ पे संकल्प पांचाल नाम से है तो उसको अपना नाम लिख के आंसर देने की जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन जिनका नाम उनके लॉगिन आईडी से डिफरेंट है उनको आंसर देते टाइम उनको अपना नाम लिखना है और उसके आगे आपको आपको आपका जो भी फीडबैक हो आपको देना है, ठीक है? ओके, so without wasting any time, let's start. So we were started our history lecture, right? In we started very first lecture of history in the previous session, and in that we have discussed about the syllabus. Okay, once again, I would like to tell you that your syllabus, history syllabus, is included in your GS paper 1. Okay, GS पेपर 1 जो है आपका उसमें आपका हिस्ट्री का पोर्शन आता है, ठीक है? उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशियोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट उसमें
आता है। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है कि GS1 में हिस्ट्री इंक्लूडेड है, ठीक है। और उसके बाद में हिस्ट्री का क्या क्या सिलेबस हमको पढ़ना है यूपीएससी के लिए, ठीक है, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले तो इंडियन कल्चर, जो कि मैंने आपको बताया कि विच इज एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद में मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री जो हमने स्टार्ट की है पढ़ना, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल जो कि हम आगे जाकर देखने वाले हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस वो भी हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल खत्म करने के बाद देखने वाले हैं, और हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड दैट इज इंटायरली डिफरेंट टॉपिक, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। सो हमने स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ा था। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, आप में से कौन बताएगा कि व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिस्ट्री, एंशियंट, मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री की जो क्रोनोलॉजी है, हु विल टेल मी व्हाट इज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, कब से लेकर कहाँ तक एंशियंट हिस्ट्री कहलाती है और कहाँ से लेकर कहाँ तक मेडिवल हिस्ट्री कहलाती है। जल्दी से, हु विल टेल मी, कौन देगा इसका आंसर? आई एम आस्किंग यू ओनली बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। मैं वही सवाल आपसे पूछता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है और आपको वो याद रखने की जरूरत है, ठीक है। कौन ट्राई करेगा? अगर थोड़ा सा एग्जैक्टली जो ईयर है वो बताने की, मतलब अगर आपको याद नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जैक्टली ईयर कोई भी सही नहीं है, ठीक है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट हिस्ट्री इज अ कंटिन्यूटी, और कोई भी ये क्लेम नहीं कर सकता कि इस डेट से लेकर इस डेट तक एंशियंट हिस्ट्री थी और इस डेट से आगे, इस दिन से आगे मेडिवल हिस्ट्री शुरू हुई, ठीक है। तो ऐसा कोई भी एक परफेक्ट आंसर नहीं है इसका, लेकिन एक साधारणतः इसका एक गेस किया जा सकता है। ओके, सो अजय हैज सेड दैट 6000 BC to 650 AD is ancient. When Persian traders came to India, ancient. Oh, that may be a very abstract answer. Sankalp, Ajay has given right answer actually. 600 BC to 650 AD is ancient history. Okay. Now, what about medieval history and the modern history? What about medieval history? medieval history कहाँ से चालू होगी? Obviously 650 AD से लेकर आगे तक कहाँ तक चालू है? 650 AD से लेकर 1700, ओके, याद रहेगा आपको? 18वीं सदी तक, ठीक है, सॉरी 1700 तक, 650 एडी से लेकर 1700 तक, ठीक है। तो ये पीरियड क्या है? ये मेडिवल हिस्ट्री का है। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये भी क्लेम करते हैं कि 1600 का पीरियड माना जाना चाहिए और उसके आगे का जो पीरियड है उसे मॉडर्न हिस्ट्री माना जाना चाहिए, ठीक है। ओके, 1700 टू 7, ओके। Avinash Patil, as I have already told you that if your name is not, if your name is not similar to what is your login name, you have to write your name first, okay? So AD 700 to AD 1857 is medieval. Actually, this is right answer. Some historians also claim that this period is also known as modern history, right? But according to some historian, it is claimed that 1702, when the Europeans came to India, that is the period of 15th to 16th century, that would be a uh, period of medieval history. That would be a end of medieval history, and after that, the period of modern history has been started. Okay, okay. So आई होप यू रिमेंबर, आई होप यू अंडरस्टैंड द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ठीक है। अगर आपको परफेक्टली कोई डेट याद नहीं रहती है तो ये आप याद रख सकते हैं इंसिडेंट्स के जरिए कि यूरोपियंस कब आए थे और उस टाइम के आगे का जो पीरियड है वो बेसिकली मॉडर्न हिस्ट्री कहलाता है, ठीक है। ओके, नाउ ठीक है,
तो ये हमने देख लिया। नाउ हम चैप्टर कौन सा देख रहे हैं अभी? एडवेंट एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। यूरोपियंस इंडिया में किस प्रकार से आए और उन्होंने किस प्रकार से इंडिया में उनका साम्राज्य बसाना शुरू किया। उसके बाद में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को एड्रेस किया था कि व्हाई यूरोपियंस रूल द वर्ल्ड, राइट। तो उसमें हमने पॉइंट्स देखे थे कि कुछ पॉइंट्स के जरिए हमने इस आंसर को, इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश की थी। और वो क्या पॉइंट्स थे? द फर्स्ट वन इज द पीरियड ऑफ रेनेसेंस, राइट। जब पीरियड ऑफ रेनेसेंस में जब इंटेलेक्चुअल रिवोल्यूशन हुआ यूरोप में, तो एक इंटेलेक्चुअल सुपीरियरिटी उन लोगों के पास आ गई एज कंपेयर टू दी अदर वर्ल्ड, राइट। उनके विचार मॉडर्न हो गए, उनकी थिंकिंग मॉडर्न हो गई, साथ ही साथ उनका साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरफ उनका झुकाव बढ़ने लगा। ओके। उसके बाद में सोशल चेंजेस इस एंड ड्यू टू tilt towards the science and technology, social changes had happened in their society। तो उनका समाज भी जो पुरानी रूढ़ी परंपराएं थी उसको छोड़कर मॉडर्न थिंकिंग के जरिए मॉडर्न होने लगा। ठीक है। इस प्रकार से जो यूरोपियंस थे वो क्या हो गए? एज कंपेयर टू अदर वर्ल्ड दे वर सुपीरियर, एंड दैट्स व्हाई they successfully captured or successfully colonized the most of the world। ओके। ओके। उसमें हमने ट्रेड का भी एक पॉइंट ऑफ व्यू देखा था कि ट्रेड किस प्रकार से यूरोप में चलता था, और किस प्रकार से फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल जब हुआ तब यूरोपियंस को इंडिया में आने के लिए डायरेक्ट रूट उनको ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, in which year the city of Constantinople has been captured by Ottoman Turks? I know this is very factual question, but you have to remember such a important years. Okay. In which year? 1453, right? Very good. Okay. So here आपके मन में एक सवाल यहाँ पे आ रहा होगा। ओके ओके, वेरी गुड। बहुत सारे लोगों ने आंसर सही दिया इसका, वेरी गुड। तो यहाँ पे आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि हिस्ट्री में, और ये प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के लिए होती है कि हिस्ट्री में जो ईयर्स है, जो डेट्स है, वो याद रखना बहुत मुश्किल होता है, राइट। और हमको यूपीएससी के प्रिपरेशन में कितनी इस बात को कितना ध्यान रखना है कि हमको डेट्स याद रखनी चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं आपसे आपको एक बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी आपको कभी डायरेक्टली डेट्स नहीं पूछती। ठीक है। दी रिमेम्बरिंग ऑफ डेट्स इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ यूपीएससी। ओके, बट क्रोनोलॉजी इज। ओके। आपको वो साल याद रहे ना रहे, वो डेट याद रहे ना रहे, बट यू हैव टू रिमेम्बर द क्रोनोलॉजी। ठीक है। क्रोनोलॉजी का क्या मतलब है? मतलब कौन सा इवेंट कौन से इवेंट से पहले हुआ, या फिर कौन सा इवेंट कौन से इवेंट के बाद हुआ। ठीक है। जैसे यूरोपियंस में पहले पोर्तुगीज आए थे, या फिर पहले फ्रेंच आए थे, या फिर पहले डच आए थे, या फिर ब्रिटिशर्स आए थे। ठीक है। तो हमको ये तो मालूम है कि पहले पोर्तुगीज आए थे, राइट। हमने यही तो पिछले लेक्चर में पढ़ा, राइट। तो आपको क्या याद रखना है कि क्रोनोलॉजी याद रखनी है, किस इवेंट के बाद कौन सा इवेंट हुआ, और आपको जो डेट्स है वो भी याद रखनी है। लेकिन कौन सी? वही डेट्स आपको याद रखनी है विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल द फॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ठीक है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक इवेंट था, इसीलिए ये आपको याद रखना चाहिए कि क्योंकि उसी के बाद जो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड है उसने एक अलग शेप लिया। That was a turning point in the history of the world. That's why you have to remember the date of fall of Constantinople. That is 1453, right? तो समझ में आ रहा है मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सारी की सारी डेट्स याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स है वो आपको याद रखने की जरूरत है। तो अगला सवाल इससे ये बनता है कि कौन सी डेट इंपॉर्टेंट है और कौन सी नहीं है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो इसका एक बहुत ही आसान सा आंसर है, क्योंकि ये है कि जो इंपॉर्टेंट डेट्स है ना वो आपकी ऑटोमेटिकली याद रह जाएगी। ठीक है। क्योंकि इंपॉर्टेंट डेट्स उनका सिग्निफिकेंस इतना बढ़ जाता है कि ऑटोमेटिकली हमारा जो दिमाग है उनको याद रख लेता है, राइट।
तो इसके डेट्स को याद रखने के विषय में आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट फिर से मैं आपको कहना चाहूंगा कि क्रोनोलॉजी आपको याद रखनी है, कौन सा इवेंट पहले हुआ, कौन सा इवेंट बाद में हुआ। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ईयर वास्को द गामा केम टू इंडिया? वास्को द गामा पहली बार इंडिया में कौन से साल में आया? राहुल 1498, अजय 1498, अदर्स? ओके, वेरी गुड, दैट्स राइट आंसर। ओके, अब ये भी सवाल मैंने क्यों, प्रेरणा हैज सेड 1498, ओके वेरी गुड। तो ये सवाल मैंने आपको क्यों पूछा? बिकॉज it is very important date. Why it is important date? Because Vasco da Gama was the first European who came to India by sea route. Okay, अफ्रीका को अफ्रीका को टर्न मार के, ठीक है, हिंद महासागर को पार करके इंडिया में आने वाला पहला जो व्यक्ति था, यूरोपियन व्यक्ति, वो था वास्को द गामा, ठीक है, और वो पोर्तुगीज था, राइट। तो ये डेट आपको याद रखने की जरूरत है, 1498, ठीक है। अगर यूपीएससी में ऐसा सवाल आया कि क्रोनोलॉजी में सेट कीजिए, राइट, द फॉलोइंग, द नीचे दिए गए जो यूरोपियंस है वो इंडिया में कौन से साल में आए, उसको क्रोनोलॉजी के ऑर्डर से सेट कीजिए। तो आपको ऑप्शन अगर दिए गए होंगे पोर्तुगीज, फ्रेंच, डच, ब्रिटिशर्स, तो अगर आपको ये मालूम है कि सबसे पहले 1498 में वास्को द गामा आया था, तो आपको एक तो आपका ऑप्शन क्लियरली आपको पता हो जाएगा कि 1498 इज दी फर्स्ट, कि पोर्तुगीज पहले आए थे, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने लिखा होगा दूसरे ऑप्शन में कि 1600 में ब्रिटिशर्स आए, तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि ब्रिटिशर्स पोर्तुगीज के बाद में आए थे, एंड इट विल बी आफ्टर 1498। ओके ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर। ये हमने देख लिया, ठीक है। हमने देखा कि कॉन्स्टेंटिनोपल का फॉल हुआ, उसके बाद में वास्को द गामा इंडिया में आया। उसके बाद वास्को द गामा जब इंडिया में आया तो उसने किस तरह से जो वहाँ का कालीकत में उतरा, कालीकत का जो वहाँ पे लोकल रूलर था जामोरिन, उसके साथ में उसने कैसे ट्रेड किया, ठीक है, जामोरिन ने उसको कैसे वेलकम किया, राइट। उसके बाद में अरब्स और पोर्तुगीज, उनके बीच में क्लैशेस कैसे हुए, राइट, क्योंकि अरब्स को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया कि पोर्तुगीज हमें बाईपास करके डायरेक्टली इंडिया में आए और व्यापार करने लगे, ठीक है। तो that was all about the what we have studied in the previous lecture. Okay, now let's start directly what वास्को द गामा के आगे, ठीक है। ओके, सो इन द प्रीवियस लेक्चर, जैसा कि हमने देखा, वास्को द गामा इंडिया में आया, ही स्टेड इन इंडिया फॉर 3 months, राइट। और जब वो इंडिया से यूरोप वापस गया तो उसने इतनी संपत्ति और इतना प्रॉफिट कमाया कि जितना उसका खर्चा था, जो उसने जहाज लेकर इंडिया में आया था, उस पूरे सफर का जो खर्चा था आने जाने का, उस खर्चे से 150 गुना ज्यादा उसको फायदा हुआ जब उसने इंडिया में जो डायरेक्टली आकर जो माल खरीदा और उसको यूरोप के मार्केट में जाकर जब उसने बेचा, तब क्या हुआ कि बहुत ज्यादा फायदा उसे मिला। तो उसका एक इफेक्ट क्या हुआ कि लोगों को यूरोप में ये बात पता चली और उनको ये रियलाइज हुआ कि सी रूट से इंडिया में जाकर व्यापार करना कितना फायदेमंद है, ठीक है। नाउ यही एक चीज थी और इसी से टर्निंग पॉइंट ये हुआ कि सारे जो यूरोपियन कंट्रीज थे वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होने लगे, राइट। तो पहले तो पोर्तुगीज आए, पोर्तुगीज के बाद में भी बहुत सारे यूरोपियंस आए, वो भी हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। बट यू हैव टू रिमेम्बर दिस फैक्ट कि
डायरेक्टली जो व्यापार होता था अरब लोगों को बाईपास करके, ठीक है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे ये देखा था, राइट। इस इमेज को आप फोकस कीजिए। तो पहले तो ये इस रूट से व्यापार होता था, जो रेड में जो एरोज है, राइट। बाद में जो मैंने रेड में यहाँ पे सर्कल किया है, ये ऑटोमन टर्फ ने ये एरिया 1453 में कैप्चर कर लिया, तो ये पूरा रूट ब्लॉक हो गया। और उसके बाद में इस रूट से यहाँ पे वास्को द गामा सी रूट से इंडिया में आया, राइट। ओके, ठीक है। उसके बाद में वास्को द गामा के बाद एक और व्यक्ति पुर्तगाल से इंडिया में आया, वो था पेड्रो एल्वारेज कैब्रल, राइट। वो भी इंडिया में आया था इन 1500, ठीक है। 2 साल के बाद, वास्को द गामा के आने के 2 साल बाद। ओके, नाउ वास्को द गामा हैड सेट अप ट्रेडिंग फैक्ट्री एट कन्नौर, ठीक है, जो आज का कन्नूर जो सिटी है केरला की, वो, ठीक है। ग्रेजुअली कालिकट, कन्नौर एंड कोचीन बिकेम द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर्स ऑफ द पोर्तुगीज। ओके, तो ये जो केरला के जो इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग पोर्ट्स थे, वो पोर्तुगीज पोर्तुगीज लोगों के एक ट्रेडिंग सेंटर्स बन गए, ठीक है। ओके, now gradually under the pretext of protecting the factories and their trading activities, the Portuguese got permission to fortify their centers. तो जिस पोर्ट सिटी में पोर्तुगीज लोगों ने जो ट्रेडिंग सेंटर बनाया हुआ था, फॉर एग्जांपल कालीकट में, तो वहां पे क्या होता था, जो उनका सेंटर था ट्रेडिंग करने का, ठीक है, मतलब वहां पे जिन उनके जहाज रुकते थे, ठीक है, जहाज में जो भी क्रू मेंबर्स है वो उतरते थे और वहां पे उस सिटी में रहते थे और व्यापार करते थे, चीजें खरीदते थे, फिर उसको उस माल को उस जहाज में लोड करते थे, राइट। तो उस एरिया को प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर उनके लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ग्रेजुअली क्या किया, पोर्तुगीज लोगों ने जो वहां के लोकल रूलर्स है उनसे परमिशन हासिल की कि ये एरिया हमको दे दीजिए, हम ये एरिया को फोर्टिफाई करेंगे, ठीक है। फोर्टिफाई करेंगे मतलब दीवार वगैरह बनाएंगे, किला वगैरह बनाएंगे वहां पे, और उसके अंदर हम अपनी जो ट्रेडिंग एक्टिविटीज है उसको कैरी आउट करेंगे, ठीक है। इस प्रकार से उसे बोलते हैं टू फोर्टिफाई दैट एरिया। ओके, नाउ वास्को द गामा हमने देख लिया। नाउ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ओके, नाउ ये एक इंपॉर्टेंट पर्सन है, तो ये कौन है हम देखते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। इन 1505 द किंग ऑफ पोर्चुगल appointed a governor in India for a 3-year term and equipped the incumbent with sufficient force to protect the Portuguese interests. Okay, so who is Francisco de Almeida? He is the first governor who is appointed by Portuguese king. Okay, तो पोर्तुगाल का जो किंग थे उन्होंने क्या किया कि फ्रांसिस्को डी अल्मीडा नाम के एक व्यक्ति को पोर्तुगीज लोगों का जो सेंटर्स थे जो इन्होंने इंडिया में स्थापन किए थे ट्रेड करने के लिए, ठीक है, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 3 सालों के लिए एक गवर्नर को अपॉइंट किया, ठीक है। सो हु वाज द फर्स्ट गवर्नर? द फर्स्ट गवर्नर वाज, हु वाज द पोर्तुगीज फर्स्ट गवर्नर? द फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। ओके, और सिर्फ उसको गवर्नर अपॉइंट नहीं किया, तो उसके साथ ही उसको एक फोर्स दी, मतलब उसके साथ कुछ सैनिक भी भेजे पोर्तुगीज इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। नाउ फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, द न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर, वाज आस्क्ड टू कंसोलिडेट द पोजीशन ऑफ द पोर्तुगीज इन इंडिया एंड टू डिस्ट्रॉय मुस्लिम ट्रेड बाय सीजिंग एडन, ऑर्मुज एंड मलक्का, ठीक है। तो यहाँ पे किंग ने, पोर्तुगाल का जो किंग था, उसने अल्मीडा को 2 ऑर्डर्स दिए, ठीक है। एक तो वहां पे जाके एडमिनिस्ट्रेशन संभालो, दूसरा जो मुस्लिम ट्रेडर्स है, ठीक है, और जो मुस्लिम इलाके हैं, ठीक है, ट्रेड के कौन से इलाके हैं,
तो यहाँ से हम जानते हैं कि ये जो अरेबिया का जो एरिया लिखा हुआ है, ठीक है, और ये अरेबिया और अफ्रीका के बीच में कौन सा है, दैट इज गल्फ ऑफ एडन। ओके, और ये जो रेड सी का एरिया है, ठीक है, अफ्रीका और अरेबिया के बीच में जो लिखा है वो है रेड सी। तो ये जो यहाँ पे स्ट्रेट्स है, ठीक है, स्ट्रेट्स आपको समझते हैं ना आप, स्ट्रेट्स मतलब ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, राइट। स्ट्रेट्स उसे मराठी में खाड़ी बोलते हैं। तो जो यहाँ के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और स्ट्रेट ऑफ द गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, ये जो इलाके हैं जो पूरी तरह से जो मुस्लिम रूलर्स थे, अरेबिया के अरब मुस्लिम रूलर्स थे, उनके अंडर अंडर कंट्रोल थे, उनके डोमिनेंस के नीचे थे, ठीक है। तो उस वहां के ट्रेडर्स को उनका जो उनकी मोनोपोली है उनको खत्म करने के लिए, ठीक है, उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर पोर्तुगीज किंग ने दिया अल्मीडा को, ठीक है। ही वॉज आस्क्ड टू consolidate his position in Portuguese in India and to destroy Muslim trade by seizing Aden, Ormuz and Malacca। तो ये जो स्ट्रेट ऑफ ऑर्मुज है, जो गल्फ ऑफ एडन है, ठीक है, आप लेक्चर खत्म होने के बाद आप मैप में जाकर इस इन दो एरियाज को आप देख भी सकते हैं, ठीक है। आई कांट शो यू हियर एग्जैक्टली द पोजीशन ऑफ गल्फ ऑफ हॉर्मुज एंड सॉरी गल्फ ऑफ एडन एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ओके, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, तो आप ये दो एरिया जाकर देखिए, ठीक है। तो इन एरियाज में जाकर जो मुस्लिम ट्रेडर्स है उनको डिस्ट्रॉय करना, ये काम अल्मीडा को सौंपा गया, ठीक है। He was also advised to build fortresses at अंजादीवा, कोचीन, कन्नौर एंड किलवा, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के सॉरी पोर्तुगीज लोगों के जो सेंटर्स थे इंडिया में, जो उन्होंने यहाँ पे आकर बनाए थे ट्रेड के लिए, तो उन सारे एरियाज को, इलाके को प्रोटेक्ट करने के लिए, फोर्टिफाई करने के आदेश वहां पे दिए गए अल्मीडा को किंग की तरफ से, ठीक है। What Almeida, however, encountered that, along with opposition of Zamorin, was a threat from a Mamluk Sultan of Egypt, encouraged by the merchant of Venice, whose lucrative commerce was now at risk due to Portuguese interference. The Egyptian raised a fleet in a Red Sea to stop the advance of Portuguese. Okay, तो यहाँ पे जब यूरोपियंस आए तो यूरोपियंस के दुश्मन कौन थे? तो पहली बार जब पोर्टुगीज इंडिया में आए, तो पोर्टुगीज इंडिया में जब कालीकत में वास्को द गामा आया, तो वास्को द गामा को वहां का जो लोकल रूलर है जैमोरिन जैमोरिन उसने वेलकम किया, लेकिन बाद में जाकर जैमोरिन को परेशान करने लगे पोर्टुगीज, राइट, और जैमोरिन और पोर्टुगीज के बीच में भी संघर्ष होने लगे। ओके, तो किंग था, जो पोर्तुगीज किंग था, उसने क्या बताया, जब अल्मीडा को उसने वहां का गवर्नर बनाया, तो अल्मीडा के सामने तीन बड़े दुश्मन थे, ठीक है। एक तो हो गया जैमोरिन, दूसरा अरब ट्रेडर्स, ओके, जो यहाँ पे लोकल अरब जो मुस्लिम ट्रेडर्स थे, ठीक है, वो, एंड द थर्ड वन इज, जब ये रूट यहां से बंद हो गया, ठीक है, जो डायरेक्ट रूट था यूरोप और इंडिया के बीच का, वो जब बंद हो गया, तब जैसा मैंने आपको बताया कि यहां से व्यापार कैसे होता था, इस इमेज में आप हम देख सकते हैं, ठीक है, कि पहले जो ट्रेडिशनल रूट था वहां से व्यापार होता था इंडिया से लेकर अरबिया तक, और अरबिया से लेकर यहाँ तक यूरोप तक। तो यूरोप क्या, जो जो ये वेनिस और जिनोवा दो सिटीज है इटली की, देर वर दे वर द मेजर सेंटर्स ऑफ ट्रेड, ठीक है। इंडिया से माल इन दो सिटीज, इन दो बड़े ट्रेडिंग सेंटर्स तक जाता था, ठीक है। और इन दो ट्रेडिंग सेंटर्स को जो माल जो सप्लाई करने वाले लोग कौन थे, वो बेसिकली अरब लोग थे, ठीक है, क्योंकि अरबों इंडिया से अरब में जाता था माल, और अरबों के हाथ से फिर यूरोपियंस के हाथ में जाता था। लेकिन जब पोर्तुगीज लोगों ने यहाँ से डायरेक्टली इंडिया तक जाने का रूट ढूंढ लिया और इन सब जो मिडल मैन थे उनको बाईपास करने की कोशिश की, तो जो वेनिस के बड़े जो ट्रेडर्स थे उनको नुकसान होने लगा, ठीक है। कुछ जो यहाँ पे
वेनिस और जिनोवा के जो ट्रेडर्स थे, यूरोपियन ट्रेडर्स, उनको नुकसान होने लगा और उन्होंने क्या किया, इजिप्ट का जो एक मामलुक सुल्तान था, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे इजिप्ट है, ठीक है, आपको दिख रहा है यहाँ पे इजिप्ट। तो इजिप्ट का जो सुल्तान था, जो राजा था वहां का, उसने उसको वेनिस और जिनोवा के जो बहुत बड़े व्यापारी थे, जिनका नुकसान हो रहा था पोर्तुगीज लोगों की वजह से, उन्होंने ये इजिप्ट का जो सुल्तान है मामुलक, उसको इनकरेज किया ठीक है, उसको इनकरेज किया एक नेवी बनाने के लिए और पोर्तुगीज लोगों को अपोज करने के लिए, ठीक है। सो encouraged by of merchants of Venice, whose lucrative commerce was now at risk, ठीक है, due to Portuguese interference. So the Egyptian raised a fleet in a Red Sea to stop the advance of Portuguese. तो इजिप्शियन जो सुल्तान था, उसने जो मर्चेंट्स थे वेनिस के, उनकी मदद से एक फ्लीट, फ्लीट मतलब क्या, जो जहाज होते हैं समुद्र में, उनका जो पूरा ग्रुप होता है, ठीक है, उससे बोलते हैं फ्लीट, ठीक है, मतलब बहुत सारे जहाजों का अगर ग्रुप होता है उन्हें बोलते हैं फ्लीट। तो एक ऐसी फ्लीट तैयार की यहाँ के राजा ने, इजिप्ट के, ठीक है, और ये जो रेड सी है उसमें पोर्तुगीज मर्चेंट्स को या पोर्तुगीज व्यापारियों को अपोज करने के लिए। तो तीन बहुत बड़े यहाँ पे दुश्मन तैयार हो गए, किसके, पोर्तुगीज लोगों के, राइट। पहला तो जैमोरिन, दूसरा जो लोकल अरब ट्रेडर्स थे, और वो और तीसरा जो इजिप्ट का मामुलक सुल्तान था, उसने भी एक फ्लीट बना ली यूरोप के और वेनिस के मर्चेंट, जो धनी मर्चेंट्स थे, उनकी मदद से, ठीक है। इन 1507 the Portuguese squadron was defeated in a naval battle of Diu by the combined Egyptian and Gujarat navies, and Almeida's son was killed, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो पोर्तुगीज आर्मी थी, सॉरी पोर्तुगीज नेवी थी, ठीक है, अल्मीडा के अंडर में, ठीक है, अल्मीडा के, फ्रांसिस डी अल्मीडा के अंडर जो भी सैनिक थे, उनके जो भी जहाज थे, उनके बीच में, और यहाँ पे जो इजिप्ट में मैंने आपको बताया कि इजिप्ट के सुल्तान ने एक सेना, एक नेवी खड़ी की थी अल्मीडा को अपोज करने के लिए, उनके बीच में एक युद्ध हुआ दीव के पास, ठीक है। कहाँ पे युद्ध हुआ, दीव। दीव कहाँ पे है, जो हमारा दमन दीव है, राइट, गुजरात में, अरेबियन सी के कोस्ट पर, राइट। तो वहां वहां का जो एरिया है, वहां का जो समुद्र है, वहां पे वॉर हुआ बिटवीन पोर्तुगीज who were led by Francis de Almeida and combined navies of Egypt and गुजरात, ठीक है। अभी जो गुजरात का जो लोकल रूलर था, वो भी पोर्तुगीज लोगों को अपोज कर रहा था, ठीक है। तो गुजरात का जो लोकल रूलर, उसकी नेवी, और इजिप्ट का जो सुल्तान था, उसने एक नेवी रेज की गई थी, नेवी रेज की थी विद द हेल्प ऑफ द मर्चेंट्स ऑफ वेनिस एंड जिनोवा। तो इन दोनों ने मिलकर अल्मेडा की नेवी को हरा दिया उस वॉर में, ठीक है। एंड इन दैट वॉर अल्मेडा सन वॉज किल्ड, और फ्रांसिस डी अल्मेडा का सन भी उसमें मारा गया, ठीक है। तो ये इंसिडेंस आपको याद रहेगा कि किस प्रकार से इस वॉर में combined navies of Egyptian and Gujarat, ruler of Gujarat, had defeated Francis de Almeida and his son was also killed. Okay. लेकिन बाद में क्या हुआ, let us see. Now, but next year, Almeida avenged his defeat by totally crushing the two navies. Okay. लेकिन अगले ही साल में अल्मीडा ने क्या किया, फिर से रीग्रुप किया अपनी नेवी, ओके, और उसने जो दोनों नेवीज है, एक तो गुजरात के राजा की और इजिप्शियन रूलर की, इन दोनों नेवीज को, कंबाइंड नेवीज को अल्मीडा ने हरा दिया और टोटली क्रश किया, ठीक है। ही अल्मीडा's विजन वाज टू मेक पोर्तुगीज द मास्टर ऑफ इंडियन ओशन, ठीक है। हिज पॉलिसी वाज आल्सो नोन एज
blue water policy. Okay. So that was about फ्रांसिस्को डी अल्मीडा. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि किस प्रकार से पोर्तुगीज किंग था, उसने फ्रांसिस डी अल्मीडा को यहाँ पे एज गवर्नर अपॉइंट किया. ठीक है, उसके बाद में उसके सामने जो 3 बड़े शत्रु थे वो कौन थे? एक तो था जैमोरिन, उसके बाद में जो लोकल अरब ट्रेडर्स थे वो, और तीसरा इजिप्शियन एक रूलर था, सुल्तान था मुल्क सुल्तान ऑफ इजिप्ट. उसने भी अपनी एक नेवी बना ली, और उसके बाद में उसने गुजरात के रूलर्स की नेवी को मिला के, उन दोनों ने मिलके फ्रांसिस डी अल्मीडा की नेवी को हरा दिया. लेकिन उसके अगले ही साल अल्मीडा ने फिर से अपनी नेवी को रीग्रुप किया और उन दोनों को टोटली क्रश कर दिया. ठीक है, और उसके पहले जो वार हुआ था उसमें अल्मीडा का सन भी उसमें किल हुआ था. ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट फ्रांसिस्को डी अल्मीडा. ओके, तो you have to remember this that he was appointed as governor for 3 years. okay, तो 1505 से लेकिन 1509 तक उसका कार्यकाल खत्म हो गया. तो उसके बाद में जो अगला गवर्नर था, जो नेक्स्ट गवर्नर है, वो किसको अपॉइंट किया? अल्फांसो डी अल्बुकर्क. ठीक है, या अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ऐसा भी आप इसको प्रोनाउंस कर सकते हो. ठीक है, नेक्स्ट गवर्नर कौन था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क या फिर अल्बुकर्क आप किसी भी तरह से इसको प्रोनाउंस कर सकते हैं. सो आफ्टर दी फ्रांसिस डी अल्मीडा, द किंग ऑफ पोर्तुगल अपॉइंटेड नेक्स्ट गवर्नर फॉर नेक्स्ट 4 years. And who was the next governor? Alfonso de Albuquerque. So Albuquerque, who succeeded Almeida as the Portuguese governor in India, was the real founder of Portuguese power in East, a task he completed before his death. He secured for Portugal the strategic control of Indian Ocean by establishing bases overlooking all entrance of the sea, and there were Portuguese strongholds in East Africa of the Red Sea, at Ormuz, in Malabar and the Malacca. Okay, so ये जो नेक्स्ट गवर्नर है अल्फांसो डी अल्बुकर्क, he was the real founder of Portuguese power in India. ठीक है, you have to remember this fact that the Albuquerque was the main important person of Portugal, who was the important person who founded the Portuguese power in India. Okay, तो उसने जो पूरा इलाका था, कौन सा? स्ट्रेट ऑफ ऑर्मुज. ठीक है, मैं फिर से आपको मैप यहाँ पे दिखाता हूं. तो यहाँ पे ये जो ब्लू लाइन जा रही है, ठीक है, अरेबिया और सोमालिया के बीच में से, दैट इज गल्फ ऑफ एडन. ठीक है, और ये पर्शिया और अरेबिया के बीच में स्ट्रेट ऑफ ऑर्मुज है यहाँ पे. तो ये जो इंपॉर्टेंट जो रूट्स है, यहाँ पे अपना डोमिनेंस उसने बना लिया अल्बुकर्क ने. ठीक है, और एज वेल एज जो अफ्रीका का जो ईस्ट कोस्ट है, ठीक है, ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, इसका जो ईस्ट कोस्ट है, वहां पे भी उसने अपना डोमिनेंस जमा लिया. ओके, द पोर्चुगीज अंडर अल्बुकर्क bolstered their stronghold by introducing a permit system for other ships and exercising control over a major shipbuilding centers in the region. The non-availability of timber in the Gulf and the Red Sea regions for shipbuilding also helped the Portuguese in their objectives. Okay, तो यहाँ पे जब इस पूरे एरिया में जब डोमिनेंस हासिल किया पोर्तुगीज ने, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो भी शिप्स आएंगे बाकी लोगों के, ठीक है, तो उनको यहाँ पे एक परमिट सिस्टम उन्होंने चालू किया. ठीक है, मतलब अगर अरेबिया से कोई शिप आता है इंडिया की तरफ, तो उस शिप को परमिट हासिल करना पड़ेगा पोर्तुगीज लोगों से. ठीक है, क्योंकि इस पूरे एरिया में डोमिनेंस किसका था? पोर्तुगीज का था.
और उससे उन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया। ठीक है, अभी परमिट तो वो फ्री में नहीं देने वाले। ठीक है, तो उससे बहुत प्रॉफिट बना उनके लिए। और एक और जो इम्पोर्टेंट एक चीज थी वहां पे, कि उनको अपोज करने के लिए एक स्ट्रांग नेवी नहीं थी वहां पे। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस एरिया में जितने भी जो शिप बिल्डिंग सेंटर्स थे, उन सब पे कब्जा किसका था? पोर्तुगीज का था। ठीक है, क्योंकि अगर समंदर में अपना डोमिनेंस करना है तो आपके पास ऑब्वियसली एक स्ट्रांग नेवी होनी चाहिए, राइट? और स्ट्रांग नेवी के लिए आपको जहाज बनाने पड़ेंगे बड़े बड़े। और ये जो जहाज बनाने के जो सेंटर्स थे इस एरिया में, that were under the influence of Portuguese. Okay, also जहाँ पे जहाँ पे भी उनका इन्फ्लुएंस नहीं था, और जहाँ पे अदर्स जो शिप बिल्डिंग सेंटर्स थे, ठीक है, वहां पे टिम्बर, मतलब जो लकड़ी लगती है जहाज बनाने के लिए, उसकी कमतरता बहुत थी। ठीक है, मतलब एक तो जहाँ पे जहाज बनाने की फैक्ट्रीज थी, वहां पे पोर्तुगीज का कंट्रोल था। ठीक है, इसीलिए कोई उनके सामने बहुत बड़ी नेवी खड़ी नहीं कर सकता था। और जहाँ पे जिस शिप बिल्डिंग जहाँ पे दूसरे शिप बिल्डिंग सेंटर्स थे कि जहाँ पे पोर्तुगीज का इन्फ्लुएंस नहीं था, वहां पे मतलब जो मिडिल ईस्ट का जो एरिया है, वहां पे क्या प्रॉब्लम थी कि वहां पे लकड़ी अवेलेबल नहीं थी। ठीक है, और इसी वजह से पोर्तुगीज को बहुत फायदा हुआ कि उनके सामने कोई बड़ा दुश्मन नहीं आ सका। ओके, नाउ Albuquerque acquired Goa from Sultan of Bijapur in 1510 with ease. The principal port of the Sultan of Bijapur became the first bit of Indian territory to be under the Europeans since the time of Alexander the Great. Okay. Now here very important thing is here. Okay. So what was the main feature of Alfonso the Albuquerque region? तो अल्फांसो द अल्बुकर्क का जो कार्यकाल था, मैंने पहले आपको बताया कि ये कार्यकाल सबसे इंपॉर्टेंट था एज एज पॉइंट ऑफ पोर्तुगीज एडमिनिस्ट्रेशन और पोर्तुगीज पावर इन इंडिया, बिकॉज ही वाज द फाउंडर ऑफ पोर्तुगीज पावर इन इंडिया। उसके साथ ही जो गोवा है, ठीक है, हम सबको मालूम है कि गोवा भारत को कब मिला? 1960 में। ठीक है, आजादी के बाद भारत को आजादी 1947 में मिली, लेकिन गोवा 1960 तक पोर्तुगीज लोगों के अंडर था। ठीक है, और 1960 में पोलिश एक्शन करके हमारी मिलिट्री ने वहां पे जाके वो गोवा को इंडिया में शामिल कर लिया था। ठीक है, तो ये आपको दिस इज पार्ट ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। तो हमें यहाँ पे मालूम क्या होता है कि पोर्तुगीज वॉज द लास्ट यूरोपियंस हु लेफ्ट इंडिया। ओके, मतलब 1960 में तक गोवा पोर्तुगीज लोगों के हाथ में था। ठीक है, मतलब पोर्तुगीज वॉज द लास्ट यूरोपियंस हु लेफ्ट इंडिया, लेकिन वो पहले यूरोपियंस थे जो इंडिया में आए, और वो लास्ट यूरोपियंस थे जो इंडिया से गए। ठीक है, यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट। और गोवा पोर्तुगीज लोगों ने कब कैप्चर किया था? 1510 में। ठीक है, 1510 में अल्बक्यूरिक के टाइम पे अल्बक्यूरिक ने क्या किया था कि जो सुल्तान ऑफ बीजापुर था, ठीक है, उस टाइम पे जो गोवा का जो एरिया था, दैट वाज अंडर कंट्रोल ऑफ सुल्तान ऑफ बीजापुर। ठीक है, तो सुल्तान ऑफ बीजापुर से गोवा को एक्वायर किया अल्बकर्क ने। ठीक है, एंड इट दिस वाज द फर्स्ट बिट ऑफ इंडियन टेरिटरी टू बी अंडर द यूरोपियंस। ठीक है, और जो एरिया था गोवा का, ठीक है, जो मतलब पूरा का पूरा गोवा उन्होंने ले लिया, एंड ये इंडिया का पहला ऐसा भाग था जो यूरोपियंस ने अपने कब्जे में लिया। ठीक है, तो यू हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट, इंपॉर्टेंट फैक्ट, दैट गोवा is the first bit of Indian territory to be under the control of Europeans since the time of Alexander the Great. ठीक है,
जब अलेक्जेंडर द ग्रेट मेडिवल टाइम में इंडिया में आया था, तब उसने कुछ इंडिया का पार्ट था, जो नॉर्थ वेस्टर्न का हमारा जो इंडिया का पार्ट है जो अभी पाकिस्तान में है, ठीक है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट का, तो उसने तब तब के काल में वो कैप्चर किया था, ठीक है। और अलेक्जेंडर द ग्रेट यूरोपियन था। उसके बाद में जो पोर्तुगीज थे, पोर्तुगीज वर द फर्स्ट पीपल हु कैप्चर्ड इंडियन टेरिटरी आफ्टर द अलेक्जेंडर द ग्रेट, ठीक है, ओके। और एंड इंटरेस्टिंग फीचर ऑफ हिज रूल वाज एबॉलिशन ऑफ सती, ठीक है। और जो अल्पकर का यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है, यहाँ पे गोवा पे जो उसने रूल किया, तो उसने क्या किया कि पहले गोवा में जो जो भी एरिया उसके कंट्रोल में था, उस एरिया से सती को बैन किया, ठीक है। सती आपको सब जो मालूम है, राइट, तो उसके उस पर ज्यादा एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं है, राइट। तो अल्फांसो ने जो इंडिया की उसकी टेरिटरी थी, उसमें पहले उसने क्या किया, सती को बैन किया। ओके। The Portuguese men who had come on the voyages and stayed back in India were from Albuquerque's day encouraged to take local wives. In Goa and the province of the north, they established themselves as village landlords, often building new roads, irrigation works, introducing new crops like tobacco, cashew nut, or better plantation varieties of the coconut. ठीक है। तो एक और फीचर क्या था कि जब पोर्तुगीज इंडिया में बसना शुरू हो गए गोवा के एरिया के आसपास, तो उन्होंने क्या किया कि यहाँ के जो लोकल जो महिलाएं थी, ठीक है, उनसे शादी करना उन्होंने स्टार्ट किया। मतलब जो पोर्तुगीज मेन थे, जो यहाँ पे समुद्री सफर से इंडिया में आए थे व्यापार करने के लिए, वो गोवा में ही बस गए और उन्होंने यहाँ के जो लोकल जो वुमेन्स थी उनके साथ शादी कर ली, ठीक है। और पोर्तुगीज लोगों का, पोर्तुगीज वर वेरी वेरी रिलीजियस, वो बहुत ही ज्यादा रिलीजियस थे, ठीक है, बहुत सारे क्रिश्चियन थे। और पोर्तुगीज उनका व्यापार करना और क्रिश्चियनिटी को फैलाना, ये भी उनका एक बहुत बड़ा मकसद था जब वो इंडिया में आए थे, ठीक है। तो इसी का एक पार्ट कि उन्होंने इंडिया में जो लोकल वुमेन्स थी उनके साथ शादी करना स्टार्ट किया, ओके। और जब वो इंडिया में आए, उन्होंने शादियां की यहाँ पे, तो यहाँ पे उनकी कोई प्रॉपर्टीज वगैरह तो थी नहीं, राइट। लेकिन उन्होंने क्या किया, यहाँ पे प्रॉपर्टीज भी एक्वायर की, वो यहाँ पे लैंडलॉर्ड बने। और उन्होंने एक अच्छी चीज क्या की कि यहाँ पे एग्रीकल्चर में थोड़े से मॉडर्न टेक्निक्स का इस्तेमाल किया, बेटर जो प्लांटेशन सिस्टम था उनका इस्तेमाल किया, राइट। तो वो यहाँ पे लैंडलॉर्ड्स बने और उन्होंने रोड्स वगैरह इरिगेशन के सेक्टर में अच्छा काम किया, ठीक है। इंट्रोड्यूसिंग न्यू कॉर्प्स, ठीक है, उन्होंने नए नए जो कॉर्प्स थे, क्रॉप्स थे, सॉरी, नए नए जो क्रॉप्स थे उनको भी इंट्रोड्यूस किया। फॉर एग्जाम्पल टोबैको, ठीक है, तंबाकू। यू हैव टू रिमेम्बर दिस, तंबाकू इंडिया में यूरोपियंस में पोर्तुगीज लाए थे, ठीक है। टोबैको इज नॉट लोकल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। लोकल यहाँ पे अभी प्रोड्यूस किया जाता है, लेकिन वो पोर्तुगीज अपने साथ ले आए थे, ठीक है। उसके बाद बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो हम आज इस्तेमाल कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पोटैटो, ठीक है, आर्ग्यूएबली पोटैटो इज ऑल्सो इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया बाय पोर्तुगीज, ठीक है, आर्ग्यूबली। मैं आर्ग्यूबली इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग ये क्लेम करते हैं लेकिन कई लोग इससे एग्री भी नहीं करते। तो रोजमर्रा की हम जो इस्तेमाल कर रहे हैं पोटैटो, हम सबको मालूम है कि हम कितना इम्पोर्टेंट है हमारे मील में पोटैटो और कितना सामान्य है, तो वो भी पोर्तुगीज लोगों की देन है। और जैसे मैंने आपको बताया कि टोबैको, वो भी। उसके बाद में कैशूनट, ठीक है, कैशूनट सबको मालूम है। तो कैशूनट को भी इंट्रोड्यूस किया पोर्तुगीज लोगों ने इंडिया में। और जो कोकोनट की जो डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज थी, ठीक है, अच्छी अच्छी वैरायटीज थी, उसको भी इंट्रोड्यूस किया पोर्तुगीज ने इंडिया में।
Okay. In the cities such as Goa, Cochin, they settled as artisans, master craftsmen, beside being traders. Most of such a Portuguese came to look upon their new settlements rather than Portugal as home. ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे जो पोर्तुगीज आए तो उन्होंने यहाँ की लोकल महिलाओं से शादी की और उन्होंने पोर्तुगल वापस जाना पसंद नहीं किया, बल्कि वो इंडिया में ही, इंडिया को ही अपना घर मान के यहाँ पे ही बस गए। ठीक है, ओके। तो ये तो हुआ कार्यकाल फ्रांसिस्को डी अल्फांसो डी अल्बुकर्क का। ठीक है, तो हमने पहले जान लिया पहला गवर्नर कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। सेकंड वाज द अल्बुकर्क। नाउ थर्ड वन इज नीनो दा कुन्हा। कुन्हा, ठीक है। सो ये नाम थोड़े अजीब है, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा आपने अगर ध्यान दिया तो आपको याद रह जाएंगे। ठीक है, पहला कौन था, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, द फर्स्ट गवर्नर। सेकंड वाज द अल्फांसो दी अल्बुकर्क, ठीक है, एंड द थर्ड वन इज नीनो दा कुन्हा। ओके, so Nino da Cunha assumed office of the governor of Portuguese interest in India in November 1529। ठीक है, तो 1529 में, ठीक है, 1529 में यहाँ पे नीनो दा कुन्हा ने अपना ऑफिस अज्यूम किया, गवर्नर का पद संभाला। ठीक है, अब ये आपको आपको ये चीज ध्यान में रखनी है कि 1529, ठीक है, मतलब 1498 के बाद में 31 ईयर्स आफ्टर, ठीक है, अब 31 साल हो चुके हैं पोर्तुगीज फर्स्ट टाइम इंडिया में आए हुए। ठीक है, क्योंकि हम अब बात कर रहे हैं 1529 की। 1529 में नीनो दा कुन्हा ने गवर्नर का ऑफिस संभाला, मतलब वो गवर्नर बना इंडिया में पोर्तुगीज का। ठीक है, तो 1498 में यहाँ पे आया था वास्को द गामा, राइट, मतलब आफ्टर 32 ईयर्स। और 32 ईयर्स के बीच में क्या क्या घटनाएं हुई ये भी हमने देख लिया यहाँ पे। ठीक है, कि कैसे गोवा को कैप्चर किया और क्या क्या वॉर्स हुए यहाँ पे लोकल रूलर्स के साथ, और जो समुद्र में कौन सी वार हुई ये भी हमने देख लिया। अब लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दी व्हाट हैपेंड इन द रीजन ऑफ नीनो दा कुन्हा। And Nino da Cunha assumed office in November 1529, and almost 1 year later shifted the headquarters of the Portuguese government in India from Cochin to Goa। ठीक है, तो नीनो दा कुन्हा ने क्या किया कि पहले, वो आने से पहले जो पोर्तुगीज हेडक्वार्टर था इंडिया में वो कोचीन में था। ठीक है, आज की जो कोची सिटी है केरला की, वहां पे, लेकिन वहां से हेडक्वार्टर शिफ्ट कहां पे किया, गोवा में। ठीक है, बहादुर शाह ऑफ गुजरात ड्यूरिंग हिज कॉन्फ्लिक्ट विद द मुगल एम्पायर हुमायून secured help from the Portuguese by ceding to them in 1534 the island of Bessin with its dependencies and revenues। ओके, तो 1534 में, ठीक है, 1534 में क्या हुआ कि मुगल एम्पायर था हुमायून, उसने पोर्तुगीज लोगों की हेल्प ली। ठीक है, पोर्तुगीज लोगों की हेल्प ली, विद द हेल्प ऑफ पोर्तुगीज secured from the help of Portuguese by ceding to them 1534 the islands of Basin with its dependencies and revenues। ठीक है, तो बहादुर शाह गुजरात, ठीक है, गुजरात का जो रूलर था बहादुर शाह, उसने क्या किया कि उसके रीजन में उसका जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था मुगल एम्पायर हुमायून के साथ, तो उसने पोर्तुगीज लोगों से मदद ली। ठीक है, और बदले में उनको क्या दिया कि बैसाइन का जो रीजन है, मतलब जो आज का ठाणे है, ठीक है, ठाणे पालघर का जो एरिया है, वो एरिया पोर्तुगीज लोगों को दे दिया। किसने दे दिया, बहादुर शाह। बहादुर शाह कौन था, गुजरात का रूलर था 1534 में। ठीक है, और उसका किसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, मुगल एम्पायर हुमायून के साथ। अब यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हम हिस्ट्री जो देख रहे हैं यहाँ पे, वो सारी हिस्ट्री हम देख रहे हैं विद पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ
पोर्तुगीज एंड यूरोपियंस, ठीक है। नाउ पैरेलली इंडिया में बहुत सारे इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है। अभी इंडिया में मुगल शासन चल रहा है, अभी हुमायूं का शासन है, उसके बाद में बाबर आया, ठीक है। बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं का बेटा फिर अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, ठीक है। ये मेडिवल हिस्ट्री चल ही रही है, मुगलों की हिस्ट्री, ठीक है। तो वो अलग पार्ट है, बट उसका जो भी कनेक्शन इधर यूरोपियन से होगा वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ओके। सो यहाँ पे हमने देख लिया कि उस कॉन्फ्लिक्ट में जो बसाइन का एरिया था वो एरिया दे दिया गया पोर्तुगीज लोगों को बहादुर शाह की तरफ से। ओके। ही ऑल्सो प्रॉमिस देम अ बेस इन दीव। तो अभी दीव और दमन का जो अभी हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है, तो वो दीव का जो एरिया है वो भी प्रॉमिस किया गया बहादुर शाह की तरफ से पोर्तुगीज लोगों को। However, Bahadur Shah's relation with the Portuguese became sour when Humayun withdrew from Gujarat in 1536, ठीक है। तो जब हुमायूं मुगल एम्पायर था वो गुजरात में आया और गुजरात में उसका कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया बहादुर शाह के साथ, क्योंकि बहादुर शाह वहां का लोकल रूलर था। तो हुमायूं को हराने के लिए उसने मदद ली पोर्तुगीज लोगों की। तो पोर्तुगीज ने मदद की बहादुर शाह की हुमायूं के खिलाफ। और जब हुमायूं गुजरात से चला गया तो पोर्चुगीज और बहादुर शाह के बीच में तनाव बढ़ने लगा, ठीक है। ओके। Since the inhabitants of the town started fighting with the Portuguese, Bahadur Shah wanted to raise a wall partition. Opposing this, the Portuguese started negotiation, and in the course of which the ruler of Gujarat was invited to Portuguese ship and killed in 1537. ठीक है। तो अब हुआ क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि हुमायूं के साथ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था बहादुर शाह का, ठीक है। हुमायूं था एक मुगल एम्पायर और बहादुर शाह लोकल वहां का गुजरात का रूलर था। तब हुमायूं जब गुजरात कैप्चर करने आया तो उसने मदद ली पोर्तुगीज लोगों की इन 1534, ठीक है। तो 1534 में कौन था वहां का गवर्नर? नीनो दा कुन्ना, ठीक है। तो पोर्तुगीज ने हेल्प की गुजरात के रूलर की, बहादुर शाह की। बहादुर शाह ने उसके बाद जो मुगल एम्पायर हुमायूं था वो गुजरात से चला गया, ठीक है। लेकिन उसके बाद में मुगल एम्पायर के जाने के बाद बहादुर शाह और पोर्तुगीज लोगों के बीच में झगड़े शुरू हो गए, ठीक है। और उस झगड़े को सुलझाने के लिए, ठीक है, और उस झगड़े में क्या हुआ कि बहादुर शाह ने क्या किया कि एक वॉल पार्टीशन बनाने की कोशिश की कि पोर्चुगीज लोगों को अलग कर दिया जाए और उनके एरिया और हमारे एरिया के बीच में एक वॉल बना दी जाए। लेकिन उसको अपोज किया पोर्चुगीज लोगों ने और उन्होंने महाराजा को, गुजरात के महाराजा बहादुर शाह को निगोशिएशन करने के लिए अपने शिप पे बुलाया, ठीक है। और शिप पे बुला के उसको मर्डर कर दिया इन 1537। तो दिस वाज द इंसिडेंट्स, ये आपको याद रखना है। So, Da Cunha also attempted to increase Portuguese influence in Bengal by settling many headquarters, many Portuguese national there with Hooghly as their headquarters, ठीक है। तो ये सब इंसिडेंट्स, ये सारा सीन किधर चल रहा है? वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, राइट। ये केरला, गुजरात, दीव, ये सारा वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया में सारा सीन चल रहा है। लेकिन एट दैट टाइम नीनो दा कुन्हा ने क्या किया कि पोर्तुगीज लोगों का इन्फ्लुएंस हमारे ईस्टर्न कोस्ट पे भी जमाने के लिए उसने बहुत सारे पोर्तुगीज नेशनल्स को बंगाल का जो एरिया है वहां पे भी सेटल कर दिया और हुगली एज ए हेडक्वार्टर, जो हुगली जो सिटी है बंगाल में, उसको एज ए हेडक्वार्टर चूज करते हुए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क, अदरवाइज यू कैन लीव दिस लेक्चर। तो हमने आज क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा 3 गवर्नर्स के बारे में। So today, Sir, then Alexander the Great should be the first European to capture part of India, right? Yes. I can't say that the Alexander the Great
is the first European who captured the India, but Portuguese were the first Europeans after the Alexander the Great. Okay. Okay. Thank you, everybody. Goodbye. If you have any doubt, you can ask. Otherwise, you can leave the lecture. Please leave the lecture.